हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार क्विकली उसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे 200 सीरीज कौन कौन से ऐसे थे? सबसे पहला ऐसे था ऐसे 200 जिसके अंदर बात बताई गई थी दो। एक तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing। इसके अंदर बेसिकली 3 बातें हमने पढ़ी थी। सबसे पहला तो यही पढ़ा था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रिक्वायरमेंट। ऑडिटर को कुल 5 पॉइंट्स जो है जिन्हें फॉलो करना होता है। अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। कौन कौन से पॉइंट्स थे 5? सबसे पहला एथिकल रिक्वायरमेंट जिसमें वापस से 5 पॉइंट थे। कौन से? ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट, एथिकल रिक्वायरमेंट के बाद कौन सा था? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब ऑडिटर शुड बी अलर्ट। देन प्रोफेशनल जजमेंट, देन ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे और ऑडिट रिस्क को क्या करना है? रिड्यूस करना है। एंड लास्ट, टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर एक नेक्स्ट तीसरी चीज़ थी बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। एक ऑडिट को गवर्न करने वाले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। ये था ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट एंड तीसरा बेसिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट ऐसे था ऐसे 210 जो बात करता है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। क्या बात की गई थी इसमें? अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो पहली चीज़ निकल के आती है प्री कंडीशंस। क्या होनी चाहिए? ऑडिटर को देखना है कि वेदर द प्री कंडीशंस एग्जिस्ट और नॉट, कि ऑडिट शुरू करने से पहले ये कुछ शर्तें जो है वो पूरी होनी चाहिए। कौन सी शर्तें? तो पहली चीज़ तो क्या है? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब जो कंपनी या एंटिटी जो भी है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है उसका जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से बना रही है वो जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो जो है वो स्वीकार्य होना चाहिए। एंड दूसरा हमने कहा था मैनेजमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। किस बात के लिए मैनेजमेंट किस बात के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहला तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या लगाएंगे? इंटरनल कंट्रोल्स। और तीसरा ऑडिटर को क्या दिया जाएगा? अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। फिर दूसरी बात इसमें बोली गई थी क्या? दोनों में क्या होनी चाहिए? कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड थर्ड, अच्छा, प्री कंडीशंस पूरे होने पे आप क्या लिखोगे? इंगेजमेंट लेटर। कौन लिखेगा? ऑडिटर लिखेगा। एंड थर्ड थिंग थी चेंज। अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस में, स्कोप में, ऑडिटर के दायरे में अगर कुछ परिवर्तन किया जाता है ऑडिट एक्सेप्ट होने से पहले या बाद में, तो अगर पहले होता है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कि कोई लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो, और बाद में होता है तो क्या देखना है कि वो चेंज ऐसा है जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये वर्ड्स मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, इन वर्ड्स की अहमियत है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस रिक्वायर करते हो, मतलब जिससे ऑडिटर उतना भरोसा नहीं दे पाएगा अगर उस स्कोप के साथ, तो वैसा एंगेजमेंट, वैसा चेंज उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट ऐसे था ऐसे 220। एक ही बात थी क्वालिटी कंट्रोल। किसमें? इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एक ही चीज़ पढ़ी थी, QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो ऑडिटर को एस्टेब्लिश करने होते हैं। कहने का मतलब ऑडिटर को अपने कुछ पॉलिसीज बनानी होगी ताकि वो अपने हर एंगेजमेंट में, हर ऑडिट के अंदर क्या मेंटेन कर सके, क्वालिटी मेंटेन कर सके। नेक्स्ट ऐसे था ऐसे 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बताइए क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? 3 चीज़ें भूलिए मत। ऑडिटर पहला क्या करता है, ऑडिट प्रोसीजर जो भी उसने परफॉर्म किए उसका रिकॉर्ड, उस ऑडिट प्रोसीजर से क्या निकल के आए, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए उसका रिकॉर्ड, और उसके बेस पे वो कहाँ पहुँचा, कंक्लूजन पे पहुँचा। इन तीनों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा सवाल आता है इसका फ़ायदा क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो कई तरीके के फ़ायदे थे, जैसे अकाउंटेबिलिटी तय करता है, ऑडिट को प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म करने में हेल्प करता है, फ्यूचर ऑडिट में हेल्प करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ में हेल्प करता है, सुपरविजन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर कब होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन? तो टाइमली होना चाहिए, और SQC1 बोलता है मैक्सिमम ऑडिट कंप्लीट होने के 60 दिन के भीतर भीतर आपको कंप्लीट ऑडिट फाइल बना के रख देनी है। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? नहीं। अगर करते हो तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे। एंड लास्ट किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। ऑडिटर में एट इट्स डिस्क्रिशन, वो अपने स्व विवेक पर चाहे तो इसकी कोई कॉपीज, इसका कोई एक्सट्रैक्ट किसी को अवेलेबल करवा सकता है। नेक्स्ट ऐसे था ऐसे 240, क्या किस चीज़ को बोलता है बताइए? 240 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके? फ्रॉड को लेके। बताइए हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें? सबसे पहला तो पढ़ा फ्रॉड होता क्या है, इंटेंशनल एक्ट जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है और खुद को फ़ायदा पहुंच रहा है, जिसमें एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में, तो 2 तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्रॉड कर दिया, बुक्स में कोई असेट बढ़ा दी, कोई इनकम एक्सपेंडिचर में हेर फेर कर दिया, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड फ्रॉड। और दूसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को मिस अप्रोप्रिएट करना, कैश का एम्बेजलमेंट हो गया, असेट को पर्सनल यूज़ के लिए काम लेना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर सवाल आता है कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है कि वो क्या करे, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हो किससे? फ्रॉड से। दूसरा, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हम बात करते हैं ऑडिटर, तो ऑडिटर की इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेस करे क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, याद है ये वर्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर के आने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने के क्या चांसेस है, कितनी रिस्क है ड्यू टू फ्रॉड, इसको असेस करे सबसे पहले तो ऑडिटर। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखे, मतलब अलर्ट रहे। फिर ये जो रिस्क निकल के आई इसको अप्रोप्रिएटली क्या करे, रेस्पॉन्ड करे, मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंक्लूजन तक, एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूजन तक पहुँचे। फिर एक हमने चीज़ पढ़ी थी इनहेरेंट लिमिटेशन किसकी? ऑडिट की। हमने कहा ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के जरिए प्रूव कर देता है कि उसने रिस्क का असेस किया, प्रॉपरली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, तो वो ऑडिटर जो है वो फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो उसके कारण थे क्या? ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, ऑडिट की कुछ सीमाएं हैं, जैसे एक सीमित कॉस्ट और समय के अंदर उसको करना होता है। फिर टेस्ट चेकिंग करता है वो। ऑडिट एविडेंसेस का नेचर कैसा होता है? परसुएसिव नेचर, नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे था ऐसे 250, लॉ एंड रेगुलेशन। ऑडिटर को देखना है कि कंपनी जो है वो लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट था ऐसे 260, कम्युनिकेशन किसके साथ? विद दो चार्ज विथ गवर्नेंस, कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विथ गवर्नेंस। क्या बोलता है ये? ऐसे सिंपल, दो चार्ज विथ गवर्नेंस के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें
कम्युनिकेट करो, वहाँ से भी जानकारी लो, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी बताओ। 265 इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज किसको कम्युनिकेट करनी है? दो चार्ज विथ गवर्नेंस को। यहाँ हमने देखा कि ऑडिटर पूरा बताएगा, क्या बताएगा कि जो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऑडिट के दौरान उसे क्या करना होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट करना पड़ता है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ठीक है। और कंट्रोल रिस्क के लिए उसको इंटरनल कंट्रोल्स को देखना पड़ता है। तो वो देखने के दौरान जो जो कमियां उसको दिख रही है, हम सिर्फ वही बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सारे इंटरनल कंट्रोल्स चेक किए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहीं पे एक सवाल बनता है कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बताइए जवाब। क्या इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑडिटर की जिम्मेदारी तो ऐसे 200 बताता है। क्या 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 ऑडिटर की जिम्मेदारी तो क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर दे आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर। और ये करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? थोड़े बहुत इंटरनल कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, वो देखने पड़ते हैं, ठीक है। एक और कन्फ्यूजन कुछ लोगों को होता है, देखिए ये इनहेरेंट रिस्क और ये इनहेरेंट लिमिटेशन दोनों अलग चीज़ है, दोनों में रात दिन का फर्क है। इनहेरेंट रिस्क तो क्या होती है? किसी भी असर्शन की मतलब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम की इनहेरेंटली, मतलब उसके अंदर अगर कंट्रोल नहीं लगाया जाए तो कितनी रिस्क है कि वहाँ कुछ फ्रॉड या एरर हो सकते हैं। इस बात के रिस्क को क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। और इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है? ये तो ऑडिट की सीमाएं होती है कि ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकता, कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकता। चलिए जी, नेक्स्ट था 299 जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट ऑडिटर जो काम डिवाइड हो गया उसके लिए तो इंडिविजुअली जिम्मेदार होंगे, और जो डिवाइड नहीं हुए जिस पे दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया, या रिपोर्टिंग से रिलेटेड, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे सवालों के लिए दोनों जिम्मेदार। रिपोर्टिंग के लिए मिल के रिपोर्ट देंगे, और अगर कोई डिफरेंस है तो क्या होगा? सेपरेट रिपोर्ट देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एटलीस्ट लेक्चर्स के बाद में 15 से 20 मिनट ऑडिट को देते होंगे। अगर आपने इतने दे दिए तो ऑडिट में आपको कोई इश्यू नहीं होगा, अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो अच्छे से कर लिए। ऑडिट का हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे से ही निकल के आता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से ही निकल के आता है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे 300 सीरीज़ पे और 400 सीरीज़ पे। क्विकली इसको देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ भी ट्रिकी पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। ऐसे 300 सीरीज़ बात करता है प्लानिंग और रिस्क से रिलेटेड। प्लानिंग करनी ऑडिट को, रिस्क का असेसमेंट करना। मतलब अब देखिए धीरे धीरे ऑडिट शुरू होने जा रही है, आप समझ रहे हो चेन को। ऐसे 200 सीरीज़ पहले बोलता है ये चीज़ें ऑडिटर के पास होनी चाहिए। अब 300 में जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? रिस्क का असेसमेंट करेगा, प्लानिंग करेगा, शुरुआती एक्टिविटी करेगा। जैसे ही 500 सीरीज़ में जाएंगे क्या होगा? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। 600 में दूसरों के काम को यूज़ करेगा, और 700 में रिपोर्टिंग दे देगा। तो ये एक सीक्वेंस है। अब हम अगली कड़ी में पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट को प्लान करना। अब प्लानिंग एक्टिविटी में क्या क्या बताया गया इस ऐसे के अंदर, क्विकली देख लेते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। सबसे पहला ऑडिटर को काम बोला गया क्या? कि भैया आप एक बनाइए क्या? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी शब्द का मतलब होता है व्यू रचना। मतलब देखिए प्लानिंग जो होती है वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है।
कोई भी चीज़ की प्लानिंग ज़्यादा डिटेल्ड होती है और स्ट्रेटेजी जो है वो कम डिटेल्ड होती है। जैसे अगर कोई बिजनेस है, कोई वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है, स्ट्रेटेजी का मतलब एक सिर्फ डायरेक्शन है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ाना है कंपनी को, ये हमारी सोच रहेगी। अब उस सोच के ऊपर क्या बनेंगे, डिटेल में प्लान बनेंगे, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट या यूँ कह दीजिए दो चार्ज विद गवर्नेंस वो बनाते हैं। प्लान कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, जो एग्जीक्यूट करता है उस स्ट्रेटेजी को। ठीक वैसे ही यहाँ प्लानिंग में क्या बोली गई है, पहली चीज ऑडिटर टू एस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या करना है आपको, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करनी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि किस तरह का एंगेजमेंट है, नॉर्मल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, कौन सी ऑडिट है, फिर उसका स्कोप क्या है, दूसरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, शेयर होल्डर्स को करना है, गवर्नमेंट को करना है, सीएजी को करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऑडिट, और इसके हिसाब से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। शब्द को ध्यान से पढ़ना, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। ऑडिटर ने स्ट्रेटेजी बना ली क्या, कि ये इस तरह का एंगेजमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, और ये हमारा स्कोप है, ये इस तरह से रिपोर्ट देनी है। अब ये करने के लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए होंगे, तो हमने देखा कि भैया हमारे पास सबसे पहले तो मैन पावर, स्टाफ होना चाहिए सफिशिएंट, जिनको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो इस तरह की ऑडिट का, स्टैट्यूटरी ऑडिट का। फिर दूसरा क्या चाहिए, हमें एसएस को फॉलो करना होगा, हमें किसी दूसरे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई ऐसा एंगेजमेंट पार्टनर चाहिए जिसने इस तरह का काम पहले कर चुका हो जो पास्ट में। तो ये सारे संसाधन कितने चाहिएंगे, किस नेचर के चाहिएंगे, किस टाइमिंग पे और किस एक्सटेंट तक हमें चाहिएंगे, उसका भी आप क्या कर लीजिए, इस स्ट्रेटेजी के दौरान हिसाब लगा दीजिए। अब देखिए वापस जाने का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है रास्ता। यहाँ ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको कहीं कि ये नहीं है तो फिर आप एक्सेप्ट मत करो, कैंसिल कर दो। एक्सेप्ट तो आप कर चुके हो, ऐसे 210 के अंदर बता दिया है आपको कि वो चीज़ें तो आपको पहले ही देखने नहीं है। क्या, स्कोप देख लेना है, एफआरएफ देख लेना है, मैनेजमेंट से अपनी जिम्मेदारी मनवा लेनी है। ओके, सेकंड चीज़ बोली गई है, इसी स्ट्रेटेजी से बेस्ड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि प्लान जो है वो स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होता है या स्ट्रेटेजी प्लान पे बेस्ड होती है। तो ध्यान रखना, जो डेवलप होता है ऑडिट प्लान वो किस पे बेस्ड होता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी पे, मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब इस प्लान में क्या होता है एग्जैक्टली देखिए, ये ज़्यादा डिटेल्ड होता है। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, रिस्क को असेस करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, मैं वापस बता देता हूँ। क्या ऑडिटर 100% चेक कर सकता है सभी आइटम्स को? नहीं। क्या ऑडिटर 100% आइटम्स को इम्पोर्टेंट मान सकता है? नहीं मान सकता। तो क्या करे कि वो ऑडिट इफेक्टिवली पूरा भी करे, फ्रॉड के चांसेस भी नहीं बचे पीछे, ऑडिट रिस्क भी कम से कम हो। ऑडिट रिस्क का मतलब गलत ओपिनियन नहीं दे दे वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड हो। तो ये करने के लिए उसको एक तरीका दिया गया है क्या, कि भैया आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है उसका हिसाब लगा दो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का हिसाब लगा दो। किसके लिए? हर एक असर्शन के लिए, हर एक आइटम के लिए, बैलेंस शीट के, पीएनएल के। क्या लगाइए? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। अब ये रिस्क या तो हाई हो सकती है या लो हो सकती है। हाई कब होगी बताओ? जब कोई आइटम की इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और कंट्रोल्स भी उस पर क्या है, वीक है, कमज़ोर है, तो ये रिस्क हाई होगी। तो ये हर असर्शन के लिए आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या करना है, असेसमेंट करना है। और फिर आप क्या कीजिए, जिन जिन आइटम में ये रिस्क हाई है, जिन जिन आइटम में ये रिस्क हाई है, वहाँ आप क्या कीजिए, अपने ज़्यादा संसाधन लगाइए,
वहाँ आप ज़्यादा चेकिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ रिस्क हाई है, वहाँ कंट्रोल्स वीक है या वहाँ इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है। तो वहाँ आप संसाधन क्या लगाइए, ज़्यादा लगाइए। और कहीं अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो वहाँ आप ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट चीज़ों को निपटा दीजिए। ऐसे इन चीज़ों के अंदर ऑडिटर को ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या ऑब्टेन कर सकता है, एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है। और अगर वो ये नहीं करके सीधा ऑडिट शुरू कर देगा तो क्या होगा, पगलू की तरह काम करता जाएगा, बिना कुछ पता कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ रिस्क ज़्यादा है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा काम ऑडिटर को नहीं करना है। तो जब ऑडिट प्लान बनाएगा तो ऑडिट प्लान में वो क्या लिखेगा, देखिए ऑडिट प्लान में वो लिखेगा सबसे पहला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ किसके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करने वाला है रिस्क को असेस करने के लिए, जो हम अगले ऐसे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोसीजर बताए गए जिनके जरिए ऑडिटर रिस्क को असेस करता है। फिर दूसरे होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कौन से, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये क्या होते हैं, जो रिस्क को आपने असेस की, अब रिस्क असेस करके बैठ गए कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, यहाँ बैठ जाना है क्या, नहीं बैठना नहीं है, उस रिस्क को रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको जवाब देना है। जवाब कैसे दोगे आप, चेकिंग करके, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, इंक्वायरी, कन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये जितनी एक्टिविटी होती है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें करनी है आपको, चेकिंग करनी है। कुल मिला के मैं एक शब्द में बोलूँ, वाउचिंग, वेरिफिकेशन करना है। तो इनको क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब जो रिस्क का असेसमेंट किया उसको आप रेस्पॉन्स दीजिए, उसको आप जवाब दीजिए। उस रिस्क को कम तो करना पड़ेगा, जब रिस्क देख ली तो कम कैसे करोगे, तो आप डिटेक्शन रिस्क को क्या करोगे, अपने हाथ में होती है, तो उस डिटेक्शन रिस्क को अपने हिसाब से तय करोगे और उसके लिए क्या तैयार करोगे आप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तीसरी चीज़ क्या लिखोगे, कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर भी होते हैं जो इन एसेज में हम आगे पढ़ेंगे, जो ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है करना। जैसे लॉ एंड रेगुलेशन के लिए हमने पढ़ा, ऐसे 250 बोलता है आपको ये चेकिंग करनी ही होगी। अब ऑडिटर का तो मन नहीं था करने का, लेकिन ये इस ऐसे को कंप्लाई करने के लिए हमें कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर अगला तो कुछ नहीं, देखिए समय समय पे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगी उसको अपडेट और चेंज करते रहिए। ऐसा है क्या स्ट्रेटेजी फिक्स होती है, नहीं। जिस जिस तरीके से ऑडिट आगे बढ़ती है हम क्या करते हैं, अपने प्लान को, स्ट्रेटेजी को रिवाइज करते रहते हैं। किस वजह से, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज इन कंडीशंस चेंज होती है, या कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उनकी वजह से। जैसे मैं आपको सिंपली बता दूं, कोई एक आइटम में, कोई एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट लो किया मतलब हमने वहाँ चेकिंग क्या की, कम की, मतलब डिटेक्शन रिस्क क्या रख दिया, हाई रख दिया। ये समझ नहीं आया क्या हुआ, अरे पढ़ा था इसको। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, मतलब यहाँ खतरा कि कोई मिस स्टेटमेंट हो ये कम है, तो ऑडिटर कम चेकिंग कर सकता है। जब कम चेकिंग करेगा तो डिटेक्शन रिस्क क्या रहेगा, हाई रहेगा। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसने 1% आइटम चेक किए, थोड़ा बहुत चेक करना था, 99% छोड़ दिया। लेकिन 1% में उसको इतने सारे मिस स्टेटमेंट दिखे कि उसका जो पूरा अनुमान था, जो उसको ऑडिट एविडेंस यहाँ मिले 1% में, दिमाग घूम गया ऑडिटर का। अब बताओ क्या अभी भी वो 1% करके चला जाएगा, नहीं। अब उसको प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ रिस्क क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है, तो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो दोबारा देखिए, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट या चेंज इन कंडीशन, या किससे, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट एविडेंस हमें मिले ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके, उनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट और चेंज। और लास्ट चीज़ तो साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन करते रहिए, जो भी काम काज कर रहे हो लिखते जाओ भाई। नेक्स्ट ऐसे 315 नाम पढ़े, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आ गया, 2 दिन से चल रहा है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दिमाग खराब कर दिया। क्या है देखिए, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, किसको, क्या होता है आइडेंटिफाई, पहचानना, असेस करना मतलब अनुमान लगाना, किसका, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का।
ये इसका हिंदी में मतलब होता है शारवान त्रुटि या शारवान वो होता है गलती, ऐसा मतलब शारवान मतलब मटेरियल, मिस स्टेटमेंट का मतलब गलती, रिस्क का मतलब खतरा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल यानी कोई इंपॉर्टेंट, मिस स्टेटमेंट यानी गलती, कोई इंपॉर्टेंट गलती होने के क्या खतरा है, क्या रिस्क है। थ्रू कैसे करना है ये भी इसी के नाम में बताया। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एंटिटी को समझो, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये बात समझ नहीं आई, ये नाम ही समझ नहीं आ रहा है। दोबारा पढ़ते हैं, इस कोने में चलते हैं। देखिए जरा, ऐसे का नाम देखना जरा, दोबारा क्या नाम है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। ये चीज तो समझ आ गई, आइडेंटिफाई करना और असेस करना है क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, करना है इसका असेसमेंट। क्यों करना है ये मैं बता चुका हूँ, ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं कर सकता, इसलिए। कैसे करना है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ के। किसको? एंटिटी को। कंपनी कौन है, क्या है, किस तरह का नेचर है कंपनी का, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। अब अगर कोई अति बुद्धिमान है तो वो समझ गया होगा कि हम जो 2 दिन से बातें कर रहे हैं वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। कैसे? आए देखें। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट किससे मिलके बनता है? 2 चीज़ों से मिलके बनता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट का मतलब अगर कंट्रोल्स को हटा दें, कोई कंट्रोल नहीं हो, तो वहाँ इनहेरेंटली उस आइटम के नेचर में ही खतरा कितना है, वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस कितने हैं। और ये है कंट्रोल लगाने के बाद में भी कितना खतरा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो बन जाती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी इनहेरेंट रिस्क थी, कंट्रोल लगाए, उसके बाद भी रिस्क है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या हो जाएंगे? मटेरियली मिस स्टेटेड। अब ऑडिटर आएगा, वो डिटेक्शन रिस्क और जोड़ेगा और ये बन जाएगी ऑडिट रिस्क। अब देखिए, इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले एंटिटी के नेचर को देखेंगे कि भाई एंटिटी का नेचर कैसा, उस हिसाब से तय होगी इनहेरेंट रिस्क। जैसे एक चीज़ बताइए मुझे, एक मैकेनिक की शॉप है, एक बैंक या एटीएम है, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा कहाँ होगी? नट बोल्ट कोई चुरा के ले जा सकता है क्या? लेकिन बैंक पे हमला कभी भी हो सकता है। एक कैश है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, बताओ इनहेरेंट रिस्क कहाँ होगी? कैश में ज़्यादा होगी। एक स्टॉक ब्रोकर है, ब्रोकिंग फर्म है, या रियल एस्टेट बिल्डर है, बताओ वहाँ रिस्क ज़्यादा होगी, या इसके अलावा कोई रिफाइनरी, पेट्रोल पंप या इस तरह का जहाँ लिक्विड कैश, मतलब पूरे दिन कैश ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, आता रहता है, वहाँ गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा है। तो ये इनहेरेंट रिस्क डिपेंड करती है एंटिटी के नेचर के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर। ठीक है सर, बात समझ आ गई कि जैसी एंटिटी वैसे इनहेरेंट रिस्क। दूसरा फर्क पड़ता है उस एंटिटी के एनवायरनमेंट पर। किस पर? एनवायरनमेंट पर। अब बैंक में रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन बैंक के लिए अगर आप देखोगे आरबीआई के नियम 1000 तरह के लगे हुए, तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन एक कोई जुआ सट्टे की दुकान है, कोई ऐसा गैम्बलिंग का बिजनेस है, हालांकि वो लीगल नहीं है, लेकिन इस तरह का आप अगर अनुमान लगाइए, कोई बिजनेस है जहाँ उस एंटिटी का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो वहाँ इनहेरेंट रिस्क क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं है कंपनी की। ठीक है सर, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क कैसे पता करेंगे? तो हम इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे कि भाई अगर ठीक है तो कंट्रोल लगाने के बाद में गड़बड़ होने के चांस कम होंगे, और ये खराब है तो ज़्यादा होंगे। तो यही इसका नाम था, हमने यही तो नाम पढ़ा। देखिए
क्या नाम पढ़ा इस ऐसे का? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कैसे करोगे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग। किसको समझ के? एंटिटी को समझ के, उसके एनवायरनमेंट को समझ के और उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के। एंटिटी और एनवायरनमेंट से हमें क्या समझ आ जाएगा? इनहेरेंट रिस्क समझ आ जाएगी। इंटरनल कंट्रोल से हमें कंट्रोल रिस्क समझ आ जाएगी। और जब दोनों समझ आ जाएगी तो हम क्या अंडरस्टैंड कर जाएंगे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बात समझ आ गई होगी, नहीं आई तो पीछे लेके वापस से देख लीजिए, समझ आ जाएगी। अब आते हैं इस ऐसे के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस। क्या करना? आइडेंटिफाई असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। दो लेवल पे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिला के क्या रिस्क है, और एक हर आइटम वाइज असर्शन लेवल पे। ठीक है? कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये तो इसका नाम ही था, वही ऑब्जेक्टिव है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ऑडिटर को क्या क्या करना है? सबसे पहला काम बोला गया है टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या कीजिए? रिस्क को असेस करने वाले प्रोसीजर कीजिए, परफॉर्म। जैसे मैनेजमेंट से इंक्वायरी कीजिए, जानकारी लीजिए कि किस किस तरह के बिजनेस होते हैं यहाँ पे, किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ताकि आप एंटिटी को समझ पाओ कहाँ कहाँ रिस्क एरियाज है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ कहाँ कंट्रोल्स वीक है। ये अनुमान तभी तो लगेगा जब आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से बातचीत करोगे, मैनेजमेंट से समझोगे कि एंटिटी के क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या क्या काम हो रहे हैं। दूसरा कीजिए आप क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। हालांकि इसके ऊपर एक अलग ऐसे है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है कि जब हम कोई रेशियो एनालिसिस करते हैं, मैं एक शब्द में कह रहा हूँ, हालांकि इसका अलग मीनिंग है, वो हम बाद में पढ़ें। रेशियो एनालिसिस का मतलब आपने अभी ऑडिट शुरू नहीं किया, आप प्लानिंग स्टेज में और रिस्क का असेसमेंट कर रहे हो, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए, बैलेंस शीट उठाई, पीएनएल उठाए, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लिए, आपने देखा अच्छा नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 1% होती है टर्नओवर की, लेकिन इस साल 10% रिसर्च में डाला है पैसा। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में 2 से 5% की कॉस्ट खपत होती है, इस बार 20% डाला है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, या किसी भी तरह के आप रेशियोज को देख के क्या कर सकते हो? अनुमान लगा सकते हो कि अच्छा इसका मतलब ये एरिया जो है ये क्या है? रिस्की है। यहाँ इतना ज़्यादा खर्चा क्यों हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों खर्चा हो रहा है? कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आया मार्केट में, तो आप देखोगे कि नए प्रोडक्ट कौन से लॉन्च हुए, नया कोई प्रोडक्ट भी नहीं आया, नया कोई आउटकम भी नहीं निकला। तो ये होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। जब आप क्या करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते हो, किसी तरह का रेशियो, इनमें किसी तरह का लिंक एस्टेब्लिश करते हो। जैसे ये 2%, 5% जीपी रेशियो, इस तरह के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीज़ें, डेटर कलेक्शन रेशियो, डेटर्स अचानक से बढ़ गए, क्रेडिटर्स अचानक से घट गए, स्टॉक अचानक से बढ़ गया, तो ये क्या कर रहे हो आप? रेशियो से कंपेयर कर रहे हो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन से। ये कहलाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये देख के भी आपको रिस्क एरियाज पता चल सकते हैं। और तीसरी चीज़ तो है ही ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। कमिश्नर बन के घूमते रहो एंटिटी में, देखो कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऑब्जर्व करने से ही चीज़ें पता चलेगी। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये भी एक अपने आप में ऑब्जर्व करना, देखना, इंस्पेक्शन करना या निरीक्षण करना। दूसरी चीज़ बोली गई है अदर एंगेजमेंट परफॉर्म फॉर द एंटिटी। अगर इसी ऑडिटर ने इसी एंटिटी के लिए कोई दूसरे काम और किए हैं पहले, किसी तरह के टैक्स ऑडिट की है या इस तरह के कोई भी दूसरे काम किए, लास्ट ईयर काम किया है, तो हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिले कि इस एंटिटी में कहाँ कहाँ रिस्क हो सकती है, कौन कौन से रिस्की एरियाज है। तो ये भी आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेगा। कौन से? जो दूसरे एंगेजमेंट है या पास्ट आपका एक्सपीरियंस है इसी एंटिटी के साथ में, या इस तरह की एंटिटी, इसी इंडस्ट्री की कोई दूसरी एंटिटी की आपने ऑडिट की,
तो आपको पता होते हैं कि इन कंपनियों में यहाँ रिस्क हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ बोली गई एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप ये भी देखिए कि जो कंपनी है, असली पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, मैनेजमेंट वो जिम्मेदार है, तो वो कैसे रिस्क का असेसमेंट करते हैं? भाई उनको भी तो खतरा है। जैसे अगर कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, उसमें कोई चोरी नहीं हो, कोई फ्रॉड नहीं हो, क्या ये सिर्फ ऑडिटर की चिंता है? ऑडिटर तो कुछ समय के लिए आता है और देख के चला जाता है। असली चिंता तो किसकी है? शेयर होल्डर्स की या मैनेजमेंट की है कि उनके कोई एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं करे। तो ये मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स ये कैसे अनुमान लगाते हैं, अपने रिस्क कैसे असेस करते हैं? हाउ एंटिटी हैज़ द प्रोसेस फॉर रिस्क असेसमेंट, ये भी आप समझ लीजिए, ताकि इससे भी आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी रिस्क असेसमेंट में। ठीक है, लास्ट में क्या देख लीजिए आप, इंटरनल कंट्रोल्स भी देखिए, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स देखोगे तभी तो पूरी रिस्क समझ आएगी। हो सकता है यहाँ रिस्क आप जो ज़्यादा दिखी, बहुत ज़्यादा दिखी ये इनहेरेंट रिस्क, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स देख के आपका मन चेंज हो गया कि अच्छे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। तो आप वो देखिए, इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्या देखना? उनका इवेल्यूएट करना, उनकी डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन किए गए, इम्प्लीमेंट कैसे किए गए, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तीनों चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट होती है। डिज़ाइन का मतलब आपने प्लान बनाया सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने का कंपनी के या शोरूम के बाहर, आपका बिजनेस है उसके बाहर, लेकिन उनकी ड्यूटी इस तरीके से उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें ही कमियां हैं। जैसे मूवियों में नहीं दिखाते, बीच में आधे घंटे का गैप होता है, उसमें चोर आके चोरी कर लेता है, शिफ्ट चेंज होती है, तो वैसा घटिया डिज़ाइन नहीं करना। इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन तो सही किया था रेगुलर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक की छुट्टी हुई गार्ड की, दूसरा आने में वो आधा घंटा बीच में टाइम लगा देता है, तो इम्प्लीमेंटेशन। और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवली वो आके नींद लेता है, इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं होता है, ये चीज़ें। नेक्स्ट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। ये चीज़ कैसे करनी है, एंटिटी को कैसे समझें? एंटिटी को इंसान तो है नहीं कि इससे बात कर सके कि बताओ भाई आपका कैसा नेचर है, गुस्सा आता है, हंसमुख हो। तो एंटिटी के लिए हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, उस पर रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से लग रहे हैं। जैसे उस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा लग रहा है, शेड्यूल 3 लग रहा है, कंपनीज एक्ट लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट वो लग रहा है, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर कैसा है, भाई कंपनी है, पार्टनरशिप है, बीओआई एओआई जो भी है वो सारे, ऑपरेशंस काम किस किस तरह के हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास है, एक अकेला व्यक्ति उसका ज़्यादा 90% होल्ड कर रहा है, या एक होती है जैसे एलएनटी की तरह जिसमें ज़्यादातर पब्लिक की होल्डिंग होती है, तो ये ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज होती है। और एक अकेला इंसान अगर कंट्रोल करता है तो हो सकता है वो इन्फ्लुएंस करता हो। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, अगर ज़्यादा रिस्की बिजनेस में लगाया है पैसा, इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है। ये खुद फाइनेंस कैसे, इसने पैसा कहाँ से लिया, ज़्यादा डेप्ट है, ज़्यादा इक्विटी है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि एंटिटी में रिस्क कितना है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, फ्लैट हॉरिजॉन्टल अलग अलग होता है ना भाई। हॉरिजॉन्टल है मतलब सब बराबर है, यूँ है तो मतलब ऑथोरिटेटिव है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसे सेलेक्ट की इन्होंने, किस आधार पे, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, क्या कोई बेस लेते हैं या यूँ ही मन से चेंज कर दिया जाता है। फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज़ क्या है फ्यूचर की, बहुत एग्रेसिव ऑब्जेक्टिव है, बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है उन अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब लाभ हानि किस तरीके से कमा रही है, अगर घाटे में चल रही है मतलब कुछ गड़बड़ है, या अचानक से लाभ बढ़ गया तो भी कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से बात समझ आ रही है, थोड़े शब्दों में हो सकता है इंग्लिश के वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, बट चीज़ समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट, इसी ऐसे के हालांकि इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो अपने आप में एक अलग चीज़ है जिसको हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे, एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे। यहाँ मैं सिर्फ कुछ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि नाम आया है इंटरनल कंट्रोल्स, तो हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। देखिए, कंट्रोल्स
आर डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या लक्ष्य है? सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो रिलायबल हो। रिलायबल मतलब भरोसेमंद हो। देखिए, सिर्फ ऑडिटर ही भरोसा पैदा नहीं करता है, मैनेजमेंट भी कंट्रोल लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्रिएट करता है? भरोसा क्रिएट करता है। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। कंपनी के जो ऑपरेशन है उनमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है, मतलब वेस्टेज नहीं हो, एम्प्लॉयज़ कोई गड़बड़ ना करे, मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा हो, कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा, लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस। तीसरा पॉइंट, कंपनी क्या करे? लॉ और रेगुलेशन को फॉलो करे, इसलिए भी इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं। और चौथा, असेट को सेफ गार्ड करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिलायबिलिटी लाना। दूसरा, कंपनी के जो ऑपरेशंस है, काम है, उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आना। तीसरा, लॉ और रेगुलेशन कंपनी फॉलो करती रहे। और चौथा, असेट जो भी है कंपनी के, उनको क्या करना? सेफ गार्ड करना, मतलब सुरक्षित करना। अब जैसे ऑडिट की लिमिटेशन है, वैसे इंटरनल कंट्रोल्स की भी लिमिटेशन है कि इंटरनल कंट्रोल्स आप कितने भी लगा दो, लेकिन आप 100% कभी भी ये अश्योर नहीं कर सकते कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई फ्रॉड एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको बनाने वाले कौन होते हैं? हम इंसान होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान से चूक हो सकती है। और कंट्रोल तभी तक काम करता है जब वो एक अकेले आदमी के पास हो। अगर 2 लोग मिल जाए तो कंट्रोल्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कैशियर जो बैठता है वो गड़बड़ नहीं कर दे, हमने इसलिए मैनेजर को बोला हुआ है बैंक के कि डेली इवनिंग में आप जो भी कैश बैलेंस है उसको क्या करोगे? खुद चेक करोगे। अब दोनों भाई भाई मिल गए, बताओ कोई पकड़ सकता है क्या इनको? ये गायब कर रहा है, ये गायब कर रहा है, ये चेक कर रहा है, दोनों मिल गए। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाते हैं तो किसी भी कंट्रोल को वो क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। और जो छोटी एंटिटी होती है वहाँ एक खास दिक्कत होती है, वहाँ ड्यूटीज़ का सेग्रीगेशन नहीं होता। कैशियर भी वही है, मैनेजर भी वही है, सीनियर मैनेजर भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है। छोटी कंपनी है ना, तो उसमें इतना सेग्रीगेशन नहीं होता ड्यूटीज़ का। एक अकेले आदमी के पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो चाहे जो गड़बड़ कर सकता है। देखिए, फिर एक नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल्स का डिवीज़न। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, हालांकि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली किन किन चीज़ों से मिल के बनता है? तो एक होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब अगर कंपनी में ऑनेस्टी का एक माहौल है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है। फ्रॉड का माहौल है, एक्सेसिव प्रेशर है ज़्यादा टारगेट पूरा करने के लिए, तो एनवायरनमेंट सही नहीं है। एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब बिजनेस कैसे प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज़ और उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। ये आप घर पे पढ़ें सेल्फ स्टडी के लिए। कंडीशंस इंडिकेटिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में, कुछ कंडीशंस है जो इंडिकेट करती है अपने आप में क्या, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। तो आप ये एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ें। लास्ट ऐसे 300 सीरीज का मटेरियलिटी इन एन मटेरियलिटी क्या होती है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा मिस स्टेटमेंट जो यूज़र्स कौन से? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, जितने भी यूज़र्स हैं, अगर उनके इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब, अगर वो कंपनी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करना चाह रहे थे फाइनेंशियली, अगर वो उनका प्रभावित होता है, तो हम उस मिस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। दोबारा से पढ़ते हैं। यूज़र्स के इकोनॉमिक डिसीजन को, मतलब देखिए, अगर कोई गलती थी जिसके अंदर 10,000 को 1,00,000 कर दिया गया, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इस इतनी सी गलती से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट इतनी बड़ी है, करोड़ों रुपए की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे 10 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया,
1 जीरो 2 जीरो बढ़ा दिए, लेकिन अब इससे जो है यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन प्रभावित होता है। जो लोग कुछ पैसा लगाना चाह रहे थे, जो अदरवाइज़ नहीं लगाते, लेकिन ये 100 करोड़ देख के लगा रहे हैं, तो ये क्या है, अपने आप में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। बात समझ आ गई? ध्यान का रखना है, यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन मतलब अगर वो कंपनी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर रहे थे, वो उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रभावित होता है, तो अगर वो प्रभावित नहीं होता उनका निर्णय, तो कोई उसको हम मटेरियल नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ हमेशा होती है मटेरियलिटी के साथ में, मटेरियलिटी हम देखते हैं या तो इंडिविजुअली किसी आइटम की, या सबको मिला के भी वो प्रभावित कर रही है। ऐसी 10 गलतियां हैं 10-10 हज़ार वाली, लेकिन सब मिल के इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अकेले में तो नहीं है प्रभावित कर सकती डिसीजन को, लेकिन सब मिल के करती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। दूसरा सवाल आता है मटेरियलिटी कैसे तय करें। तो देखिए, इसका कोई दुनिया में फिक्स फार्मूला नहीं होता। मटेरियलिटी को निर्धारित करने के लिए आपको कई तरह की चीज़ें देखनी होगी, जैसे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, वो जो मिस स्टेटमेंट है, वो जो आइटम है किन सर्कमस्टांसेस के अंदर अकर हो रहा है, उसकी साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जैसे साइज़ का मैं बता सकता हूँ कि 10,000 की जगह अगर उसको 1 लाख किया, तो हो सकता है ये अगर मटेरियल भी हो सकता है इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। उसका नेचर किस तरह का है, देखिए, अगर कोई जीएसटी का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में पेनल्टी लग सकती है बड़ी भारी, यूँ देखें तो नॉन कंप्लायंस बड़ी छोटी सी है, लेकिन उसका नेचर इस तरह का है कि ये लॉ की अवहेलना हो रही है, तो ये अपने आप में मटेरियल चीज़ है। ऑडिटर क्या करेगा, इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मानेगा। ठीक है। अब जो मटेरियलिटी है, कई बार जो है वो लॉ खुद तय करता है, या जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो खुद तय करता है। जैसे शेड्यूल 3 में या उससे पहले रिवाइज शेड्यूल 6 में होता था कि कोई भी आइटम अगर पीएनएल में 1% से ज़्यादा है, उसको सेपरेटली दिखाओगे। ये अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क खुद बता रहा है क्या, कि 1% से ऊपर की वैल्यू का कोई खर्चा है तो उसको अलग से दिखाना है, उसको मटेरियल मानना है। दूसरा, आप मटेरियलिटी देख सकते हो कंपैरिजन करके, परसेंटेज कंपैरिजन करके, कि जैसे कितने परसेंट खर्चा हो रहा है, इनकम का कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना परसेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में, अलग अलग कॉस्ट जो है उनका परसेंटेज कंपैरिजन कर सकते हो, और एक लिमिट बांध सकते हो कि भाई 5% से ज़्यादा का अगर खर्चा है तो उसको हम मटेरियल मानेंगे। फिर ईयर टू ईयर कंपैरिजन हो सकता है कि लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना है। जैसे लास्ट ईयर में कोई खर्चा 10 करोड़ का था, इस साल वो 100 रुपये ही रह गया। अब अगर सिर्फ इस साल को आप देखोगे तो ये 100 रुपये कोई बड़ा आइटम नहीं है, कोई इससे आप कहोगे यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मटेरियल नहीं मानोगे। लेकिन जब इसको आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, तब दिमाग में सवाल आएगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना खर्चा कम कैसे हो गया, या इतनी इनकम कम कैसे हो गई। बात समझ आ रही है? तो 3-4 इसके तरीके हैं जिससे हम मटेरियलिटी तय कर सकते हैं। कई बार लॉ खुद बताता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो खुद बताता है। कई बार परसेंटेज कंपैरिजन दूसरे ईयर से कंपैरिजन करके भी हम देख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा। एक तो होती है मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। कौन से लेवल पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। एक होती है मटेरियलिटी परफॉर्मेंस लेवल पे। क्या है, दोनों पढ़ते हैं। देखिए, ऑडिटर ने क्या किया, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं। ऑडिटर ने कहा, अगर जैसे मान लो कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अंदर कंपनी का जो पीएनएल है, उसमें मान लो 100 करोड़ की सेल है और 10 करोड़ का क्या है, नेट प्रॉफिट है। ऑडिटर ने एक लिमिट बना दी कि कोई भी खर्चा या कोई भी आइटम पीएनएल का जो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसको हम क्या मानेंगे, मटेरियल मानेंगे। ठीक है।
दूसरी चीज़ साथ ही साथ उसने ये भी तय कर दिया कि टोटल बैलेंस शीट पीएनएल मिला के, टोटल पीएनएल मिला के अगर 10 करोड़ से ज़्यादा या 15 करोड़ से ज़्यादा का अगर गड़बड़ है तो हम अपनी रिपोर्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये मानते हुए कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो उसने बेसिकली दो लिमिट तय की। एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लिमिट तय की मटेरियलिटी की, कि सब गलतियां मिला जुला के 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कोई एक गलती इंडिविजुअली 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई ओवरऑल, ये हो गई परफॉर्मेंस, मतलब जब हम परफॉर्म करेंगे एक्चुअली तब 2 करोड़ ध्यान रखेंगे, और ओवरऑल 15 करोड़ से ज़्यादा की गलतियाँ मिस स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। तो एक बात और समझ आ गई कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है उससे परफॉर्मेंस लेवल हमेशा क्या होगा, लोअर होगा, नीचे होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अमाउंट सेट बाय ऑडिटर, ऑडिटर के द्वारा एक अमाउंट सेट किया गया एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल 15 करोड़ की है उससे कम, टू रिड्यूस एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी, ताकि हम संभावना कम कर सकें, दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, ताकि ये संभावना कम करें ये जो छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट है इंडिविजुअल, ये सब मिला जुला के इसको एक्सीड ना करे। इस जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हमने जो लिमिट सेट की है वो एक्सीड ना करें। अब दो वर्ड आए हैं, अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड। मिस स्टेटमेंट, देखिए कोई गलती थी, मिस स्टेटमेंट था, फ्रॉड या एरर की वजह से, ऑडिटर ने उसको ढूंढ लिया और सही कर दिया, मैनेजमेंट को बताया, उसने करेक्ट कर दिया। बताओ अब क्या वो मिस स्टेटमेंट रहा, क्या उसको 15 करोड़ में शामिल करोगे? नहीं, वो तो ठीक हो गया। तो कौन से मिस स्टेटमेंट, एक तो जो ढूंढ लिए लेकिन करेक्ट नहीं हुए, अनकरेक्टेड है, एक जो हम ढूंढ नहीं पाए, अनडिटेक्टेड है। तो ये सब मिला के जो है वो ओवरऑल लिमिट से एक्सीड ना हो, इसलिए वो क्या करता है, एक अमाउंट सेट करता है जो लोअर होता है किससे, ओवरऑल से। इसको हम बोलते हैं क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ओके, दूसरा होता है बेंचमार्क मटेरियलिटी। बेंचमार्क मटेरियलिटी जैसा हमने अभी पढ़ा, एक बेंचमार्क सेट करता है ऑडिटर, जैसे लास्ट ईयर का फिगर ले लिया, परसेंटेज के लिए कोई कंपैरिजन ले लिया, तो एक बेंचमार्क, एक लिमिट सेट कर दी कि हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर इससे ज़्यादा है या इसके 5% से ज़्यादा है या इसके 10% से ज़्यादा है, एक बेंचमार्क ले लिया, तो हम उसको क्या मानेंगे, मटेरियलिटी में लेंगे। ठीक है, उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मानेंगे। बात समझ आ गई? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अमाउंट जो सेट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ताकि ये रिस्क कम की जा सके कि अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली है वो सब मिला जुला के ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसको एक्सीड ना करे। फिर एक सवाल आता है, मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क, बताओ कैसा रिलेशन होगा दोनों में? इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। कैसे? जितना आइटम मटेरियल होगा हाई लेवल वैल्यू का होगा, ऑडिट रिस्क उतनी ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितना मटेरियल नहीं होगा मतलब लो होगा, तो वहाँ अगर आप ऑडिट रिस्क वहाँ गलती भी कर दोगे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं। 2 रुपए की चीज़ थी, गलत हो गई, तो क्या वहाँ ऑडिट रिस्क को कम करने की ज़रूरत है? नहीं। ओके, तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। बात समझ आ गई? जितनी ज़्यादा मटेरियल वैल्यू, जितना ज़्यादा मटेरियल, ऑडिट रिस्क उतनी कम होनी चाहिए। मटेरियलिटी जितनी लो, मतलब इमटेरियल है, तो ऑडिट रिस्क आप हायर रख सकते हो। साथ ही साथ ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करना है क्या, कि उसने मटेरियलिटी कैसे सेट की, कैसे निर्धारित की, क्योंकि कोई एक फिक्स पैटर्न तो है नहीं, ये अलग अलग तरीके दे रखे हैं, इनके हिसाब से फिर ऑडिट के दौरान इसको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं शुरू में आपने 15 करोड़ और सेट कर दिया, लेकिन ऑडिट के दौरान आपको कुछ नई चीज़ें पता चली, तो उस हिसाब से आपको अपनी मटेरियलिटी लेवल को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चलिए जी, ये था ऐसे 220। छोटी सी बात करता है मटेरियलिटी की, आप देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले मटेरियलिटी किसको बोलते हैं, जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को प्रभावित करता हो। कैसे डिटरमाइन करनी है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, ये सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में
नेचर, साइज, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कई बार लॉ खुद बताता है, कई बार परसेंटेज कंपैरिजन, बेंचमार्क कंपैरिजन, ईयर टू ईयर कंपैरिजन, फिर एक होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और ओवरऑल मटेरियलिटी। नेक्स्ट एसेट 402, ये क्या है? देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझा देता हूँ। ये हमारी कंपनी है जिसको हम बोलते हैं यूज़र एंटिटी, जिसकी ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। ये ऑडिटर हो गया। अब ये कंपनी क्या करती है? अपने कुछ फंक्शंस को आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स का मतलब इसकी अकाउंटिंग, इसके बैलेंस शीट, P&L, सारे ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हो रहे हैं कोई एक दूसरी एंटिटी है वहाँ पे हो रहे हैं। इसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या दे रहा है? इसको सर्विसेज दे रहा है। किस तरह की? अकाउंटिंग या इंटरनल कंट्रोल जो भी है इसके ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की। अब इस केस में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? देखिए यहाँ ऑडिटर की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब ऑडिटर यहाँ कंपनी में आएगा रिस्क का असेसमेंट करने, उसके एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स देखेगा तो उसको पता चलेगा कंपनी के पास तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो ही नहीं रहे। ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं कहाँ? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस ऑडिटर के लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह के हैं, यहाँ पे प्रोसेसेस किस तरह के हैं, क्या यहाँ सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर इस ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये एंटिटी सही है, यहाँ सही इंटरनल कंट्रोल्स है, तो वो भरोसा कर सकता है। अदरवाइज तो इस ऑडिटर के लिए ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो सर्विस दे रहा है इसको बोलते हैं यूज़र एंटिटी। अब कई बार ऑडिटर क्या करता है? एक कोई दूसरा पर्सन जो इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके रिपोर्ट दे रहा है, इसकी इस रिपोर्ट को भी यूज कर लेता है कि इसने रिपोर्ट में बताया होगा कि यहाँ क्या क्या कमियां हैं, उस हिसाब से वो रिस्क का असेसमेंट कर लेगा अपना ऑडिटर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हेन यूजर एंटिटी, मतलब ये एंटिटी यूज द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ये इसकी सर्विसेज यूज कर रही है, तो आपको ऑब्टेन करनी है किस चीज़ की? अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज। किस तरह की सर्विसेज दी जा रही है। देखिए अगर कोई छोटी मोटी सर्विस दी जा रही है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरी अकाउंटिंग सर्विसेज, सारी चीज़ें आउटसोर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सब हिसाब किताब यहीं हो रहा है, तो ऑडिटर के लिए यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स जानना ज़रूरी हो जाता है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूज़र एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल्स, ये किस तरह की सर्विसेज दे रही है और उसका यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा काम बोला गया है क्या? उसके हिसाब से आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स तय कीजिए। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पढ़ लेना आप। थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज देता है यूजर्स को, किससे रिलेटेड? इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। सर्विस ऑडिटर कौन सा? इसका ऑडिटर जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है, जो ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, जिसकी रिपोर्ट को हमारा ऑडिटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसे अपने एंटिटी का देखने है लेकिन उसकी एंटिटी यूज़ कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, तो यहाँ के ऑडिटर की रिपोर्ट यूज़ कर रहा है। ये ऑडिटर दो तरह की रिपोर्ट दे सकता है। एक तो जो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट बाय सर्विस, और उसका ऑडिटर, मैनेजमेंट और ऑडिटर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? अबाउट कंट्रोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किए गए हैं, सिर्फ उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ये कंट्रोल हमने लगाए हुए हैं हमारे यहाँ पे। इसको बोलते हैं टाइप 1 रिपोर्ट। और दूसरी होती है टाइप 2 रिपोर्ट, जिसके अंदर न सिर्फ कंट्रोल्स, उनके डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, बट उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी वो कमेंट करते हैं कि ये जो कंट्रोल्स है ये इफेक्टिवली ऑपरेट भी हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं या नहीं। इसको बोलते हैं टाइप 2 रिपोर्ट। बताओ ज़्यादा भरोसेमंद, ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट कौन सी होगी? अगर टाइप 2 रिपोर्ट ऑडिटर को मिल जाती है तो ये एक सोने पे सुहागा होगा, वो इस पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसमें किस पे कमेंट किया होगा? उसने उन कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में, और उसमें अगर बताया ऑडिटर ने सब कुछ सही है तो वो उसको मान सकता है। नेक्स्ट ऐसे है 450, इवेल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी ऑडिटर। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं ऑडिट के दौरान मिस स्टेटमेंट, उनका इफेक्ट क्या होगा किसके ऊपर? ओपिनियन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो हिसाब लगाते चलो। और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनका इफेक्ट क्या होगा? दो चीज़ें,
एक तो जो भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। इफ़ेक्ट का मतलब क्या, उसकी वजह से आपको अपनी प्लानिंग में चेंज करना है, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना है। जैसे मैंने एक शुरू में एग्जांपल बताया था, आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अनुमान लगाया लो, सिर्फ 1% चेकिंग की, लेकिन 1% चेकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखी, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप इसमें और ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, और टाइम लगाओगे, और रिसोर्सेज लगाओगे, तो इसका इम्पैक्ट देखना है किसका, जो भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है। और दूसरा, जो अनकरेक्टेड रह गए, इनमें भी जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो अनकरेक्टेड है, अभी करेक्ट नहीं हो रहे, उनका इम्पैक्ट देखना है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहीं आपको ओपिनियन जो है वो अपना मॉडिफाई करने या एडवर्स करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। अक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, जो जो आइडेंटिफाई हो रहा है उनका अक्यूमुलेट करना एज ऑडिट प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन और करेक्शन करवाना टाइमली, और इफेक्ट एवेल्यूएट करना किसका, जो करेक्ट नहीं हुआ अनकरेक्टेड, और टाइमली कम्युनिकेट करना दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताते रहना कि भाई ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए, जो हमने कम्युनिकेट किए, लेकिन जो अभी करेक्ट नहीं हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को ज़रूर ऐड करें, जोड़ें।